हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो वीडियो है वो MCQ 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 यानी मॉड्यूल 5 से रिलेटेड है और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। MCQ 5 के अंदर पार्ट 3। इससे प्रीवियस दो वीडियोस में हमने इसी मॉड्यूल 5 से रिलेटेड दो पार्ट ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं, जिसमें ओवरव्यू के अंदर, क्योंकि थर्ड पे जाना है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं। पार्ट 1 में हमने लाइन इंटीग्रल, बेसिक, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कंटूर इंटीग्रेशन, इस पर बेस क्वेश्चंस को हमने समझा है, जिसमें न्यूमेरिकल सेक्शन भी लिए हमने। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर पोल्स के साथ साथ कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल फार्मूला एंड कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, इन चार टॉपिक पर रिलेटेड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ टॉपिक। आज का जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है एक्सपेंशन बेस्ड और सिंगुलैरिटी। तो टॉपिक पर अगर चलें तो इस वीडियो में आज आपको क्या मिलेगा? टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज एंड सिंगुलैरिटी। इन पर बेस 2 नंबर के क्या क्या पोर्शन बन सकते हैं। तो न्यूमेरिकल इसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते। न्यूमेरिकल अगर होंगे तो किस टाइप के होंगे, वो 2 या 3 वैरायटी के सवाल हैं, वो आप देखेंगे। बाकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी और फॉर्मुलेशन बेसिस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है कि ये थ्योरम अप्लाई कब होती है, किस टाइप की फॉर्म में होती है। तो पहला क्वेश्चन है, टेलर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन द। तो जब हम टेलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेबल किस में है? सर्किल में है, एवरीवेयर, हर जगह है, बोथ ए एंड बी, सर्किल और हर जगह है, या डी, नन ऑफ दीज। तो टेलर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन द सर्किल ओनली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले तो लॉरेंट्स थ्योरम इज वैलिड इन। लॉरेंट थ्योरम है ये वैलिड कहां पर है? ये एनालस ओनली पर है, सर्किल में है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनालस ओनली। एनालस का मतलब है रिंग शेप, राइट। रिंग शेप, एनालस ओनली। तो रिंग शेप का मतलब हो गया कि सर्किल के अंदर सर्किल, ये रिंग बन गई आपकी। तो ये लॉरेंट थ्योरम जो है ये इस तरह की कंसेप्ट पर वर्क है इसका, और टेलर्स का सिर्फ सर्किल पर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, द डोमेन 1 इज लेस देन मॉड 2, 1 इज लेस देन मॉड z इज लेस देन 2। ये डोमेन है। तो जब इस डोमेन पर हम किसी फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर्स और लॉरेंट, तो पहले इस डोमेन को हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। एक 1 इज लेस देन मॉड z एंड सेकेंड इज मॉड z इज लेस देन 2। तो ये कितने पार्ट में टूटा? 2 पार्ट में। तो ये ऑप्शन में क्या कह रहा है? सिंपल कनेक्टेड है, यानी ये पूरा एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। डबली कनेक्टेड है, ये मल्टी कनेक्टेड है, या नन ऑफ दीज है। मल्टी का मतलब है 2 से ज्यादा, डबली का मतलब है 2, सिंपल का मतलब है सिंगल। तो ये आपको दिख रहा है कि ये कितना है? 2 पार्ट हो गए। 2 पार्ट को कंबाइंड जोड़कर ये एक बना है। तो ये 2 पार्ट का क्या है? डबली कनेक्टेड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। तीसरे सवाल में टेलर्स, और मैंने इसके फॉर्मूले ना पूछकर कि इसका क्या एक्सपेंशन फॉर्म है, क्योंकि ये तो सभी आप जानते भी हैं। इसमें से न्यूमेरिकल क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो वो सवाल को देगा, प्रेफर करेगा कि इजी टर्म का सवाल दे जिसमें फॉर्मूला भी आ जाए। तो भाई एक्सपेंशन करोगे तो फॉर्मूला तो पता होगा। तो क्योंकि इसने ये कह दिया कि सर्किल मॉड z लेस देन 1 है, तो मैं इसका एक्सपेंशन जो करूंगा वो एक्सपेंशन में करूंगा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से मैं इसको करूंगा सॉल्व में। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि पहले डिनोमिनेटर टर्म के फैक्टर कीजिए, ठीक,
और फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके इनको सेपरेट कीजिए, फैक्टर को, ईच फैक्टर को सेपरेट कर दीजिए। उसके बाद a और b की वैल्यू निकालिए। ठीक, a इज इक्वल टू हाफ, फॉर b निकाला, b इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ, और इस a और b की वैल्यू को डालकर अब हमने फंक्शन को, जो हमें सवाल ये दिया गया था, इसको कन्वर्ट किया इसमें, और उसके पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू अब ये कन्वर्ट हो चुका है 1/2 1/z प्लस a 1 प्लस 1/z माइनस 1। अब ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। और जब ये पार्शियल फ्रैक्शन होकर सेपरेट हो जाए तो उसके बाद दिए गए रीजन को यूज करना और रीजन के अकॉर्डिंग इसको लेस देन 1 बनाकर कॉमन लेना। तो इसने कहा है मॉड z इज लेस देन 1, यानी ऑलरेडी मॉड z 1 है, तो z को z ही रहने देना है। तो क्या करें, फॉर्मूले बनाए बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो हमने क्या किया, इसको लिख सकते हो आप 1/1 प्लस z, और इसमें से -1 कॉमन ले लोगे तो इसको लिख सकते हो -1/1 माइनस z। उसके बाद इन दोनों को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो न्यूमरेटर में कन्वर्जन होगा हाफ ऑफ 1 प्लस z की पावर -1 माइनस 1 माइनस z की पावर -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ओपन करेंगे आप, तो ये आएगा 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर माइनस z क्यूब एंड सो ऑन, माइनस 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब एंड सो ऑन। माइनस को ओपन करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल होंगी, वो भी ऑड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट, सॉरी इवन वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ऑड वाली टर्म बच जाएगी। तो ये आया माइनस का 2z माइनस का 2z क्यूब माइनस का 2z5 एंड सो ऑन। उसके बाद -2 को कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी माइनस z क्यूब माइनस z5 एंड सो ऑन। ये इस फंक्शन का एक्सपेंशन आ गया, दैट इज द एक्सपेंशन, राइट। अब जब एक्सपेंशन आ गया तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये तो एक्सपेंशन मिल गया, इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर कहीं टर्म है, z स्क्वायर ही नहीं है। तो जब z स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर तो निकल कर आ गया 0। लेकिन क्या ऑप्शन में 0 है, a 1 है, b 2 है, c -1 है, d नन ऑफ दीज है। तो प्रॉपर आंसर क्या मिला आपको, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पहले आप ये समझ पाएं कि कैसे हमें एक्सपेंशन यानी टेलर्स या मैक्लैरेन सीरीज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब आ जाता है तब दोनों सीरीज, दोनों थ्योरम एक साथ काम करती हैं। एक्सपेंशन होने के बाद पता लगेगा कि कौन सी सीरीज टेलर है, कौन सी लॉरेंट है। अगर सारी z की पावर पॉजिटिव्स हैं तो वो टेलर सीरीज है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो एक्सपेंशन होकर निकला है ये टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव पावर ऑफ z नहीं है। अगर इसमें नेगेटिव पावर ऑफ z आ जाए तो ये लॉरेंट सीरीज बन जाती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक अकेला ऐसा मेथड है जो एक फॉर्मेट को चलाता है और दोनों तरह की सीरीज को जनरेट कर देता है अकॉर्डिंग टू द रीजन। ठीक है, नंबर 5 और प्रैक्टिस करते हैं। अगले सवाल में कहा द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में 1/z माइनस 1 के कोफिशिएंट को बताइए, और एक्सपेंड होना है z माइनस 1 पावर में। ये भी कह दिया इसने कि z पावर में नहीं होना है एक्सपेंड होना है 1/z माइनस 1 पावर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वर्क तो मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके सेपरेट करना है, ठीक। तो z बराबर 3 आपने पुट किया इसमें, तो ये मिला आपको b इक्वल्स टू 1/2। तो ये सवाल अब आपका कनेक्ट हो रहा है, ये -1/2, या ऐसा करते हैं +1/2 कॉमन ले लेते हैं,
दोनों में ही 1/2 है, पहले लिख देते हैं इसको -1/z-1। ये आपके पास आ गया। अब इस सवाल में जब हमने चेंजेस ये कर दिए तो अब ये कह रहा है कि ये तो पार्शियल फ्रैक्शन होके सेपरेट हो गया, अब इसको एक्सपेंड करना है, लेकिन एक्सपेंड करने में ये कह रहा है कि इन पावर ऑफ z-1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, z-3 को मैं लिख सकता हूं z-1-2 लिख सकता हूं, और ये बना ही हुआ है ऑलरेडी 1/z-1। ठीक, अगली बार की टर्म में क्योंकि मुझे z-1 पावर में चाहिए तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, -2। तो मैंने इसमें से -2 कॉमन लिया, तो जब -2 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 - z-1/2 की पावर -1, और ये ऐसी रहेगा। इसको एक्सपेंड कर दिया आपने तो एक्सपेंड होके मिलेगा ये आपको 1/2 -1/2 1 प्लस z-1/2 प्लस z-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन -1/z-1। ठीक, कैलकुलेशन तो अभी और भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद भी, इस कैलकुलेशन को मैं करूंगा अभी, तो करने के बाद भी मेरे पास टर्म क्या आएगी, माइनस का 1/4 1 प्लस z-1/2 प्लस z-1/2 की पावर 4, ठीक, और डॉट 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 -1/2 ऑफ z-1। ठीक है, ये मेरे पास आ गई टर्म। तो अब मैं अपने सवाल को पढ़ लेता हूं। मैं सवाल में उसने ये नहीं कहा कि एक्सपेंशन निकाल के बताइए, उसने कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ 1/z-1 बताइए। तो इस पूरी टर्म में आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में कहीं भी 1 नहीं है, केवल 1 यहाँ है। तो आपने लिखा कोफिशिएंट ऑफ 1/z-1 इज इक्वल टू कितना है, -½ तो -½ इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फिर एक बार फिर समझिए कैसे इसको मैंने एक्सपेंड किया है, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो डेफिनेटली एक्सपेंशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेंदी मुझे दिख रहे हैं, नो डाउट कि लेंदी हैं, लेकिन अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन आता है, सेपरेट करना आता है, फिर ये सवाल छोटा है। एग्रीड? या ये मान लीजिए कि उसने आपसे पार्शियल फ्रैक्शन कराया ही नहीं, उसने पार्शियल फ्रैक्शन लगने के बाद की टर्म दे दी जो हम ए और बी निकाल देते हैं, और उसके बाद वो कह दे इस रीजन पर इसको बताइए कि इसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो छोटा वो बना सकता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग इसको समझते हुए करें तैयार। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं। तो नंबर 6 न्यूमेरिकल में फिर वही काम करना है। पहले आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सेपरेट कर देना है। a/z-1 प्लस b/z-2 1 इज इक्वल टू a/z-2 प्लस b/z-1। ठीक, a की वैल्यू निकालनी है तो z बराबर 1 पुट कर दीजिए, तो मिल गया आपको a इज इक्वल टू -1। b की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर दीजिए z बराबर 2, तो ये आ गया b इज इक्वल टू 1। और जब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/z-1 और प्लस का 1/z-2। अब ये तो हो गए पार्शियल फ्रैक्शन। अब उसके बाद इस पॉइंट को देखिए कि रीजन दिया गया है 1 <z <2, और ये डबली कनेक्टेड है तो ये दो पार्ट में टूट गया, 1 इज <z एंड (z < 2। तो 1 इज (z (z) का मतलब क्या है, 1/(z इज <1), हमें तो <1 बनाना है, और इस दूसरे वाले को (z डिवाइड बाई 2 इज <1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला फैक्टर है उसमें तो ये बनाना है 1/z, और जो दूसरा फैक्टर है उसमें z/2 बनाना है। तो इसमें मुझे 1/z बनाना है तो z कॉमन लेना है, तो आपने इसमें से कॉमन ले लिया z, बचा क्या 1 - 1/z, ये तो इधर आ गया। दूसरे एंड पर आपने क्या कॉमन लेना है 2, तो 2 कॉमन लेके निकालना है तो -2 कॉमन ले लिया, -1/2, बचा क्या 1 - z/2। ये हमने कॉमन लिया इस रीजन के थ्रू,
कॉमन लेने के बाद पावर को ऊपर ले जाइए, माइनस का 1/z, 1 माइनस 1/z की पावर -1, माइनस 1/2, 1 माइनस z/2 की पावर -1। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड आप करेंगे। मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक, तो अब मैंने इसको एक्सपेंड किया, माइनस का 1/z इन ए ब्रैकेट 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस 1/2, 1 प्लस z/2 प्लस z स्क्वायर बाई 4 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंड हो गया। माइनस 1/z के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टर्म मिल जाएगी माइनस का 1/z, माइनस का 1/z स्क्वायर, माइनस का 1/z क्यूब एंड सो ऑन, माइनस हाफ, माइनस z/4 माइनस z स्क्वायर बाई 8 एंड सो ऑन। तो दिस इज द एक्सपेंशन। और सीरीज कौन सी मिली? नेगेटिव पावर भी है, पॉजिटिव पावर भी है, तो ये हो गई लॉरेंट सीरीज। दो चीजें निकल गई, एक्सपेंशन भी हो गया, लॉरेंट सीरीज भी मिल गई। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है हमारा क्वेश्चन क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ 1/z। इस पूरे एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ 1/z कितना है? तो आपने देखा 1/z ये है, इसका कोफिशिएंट है -1। हो गया फाइन। -1 कहां पर है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्सपेंशन वाले न्यूमेरिकल जो टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज से बनेंगे, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूटिलाइज करते हुए इस तरीके से आप निकालें। तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से पिक इसलिए किया, बड़ा ही थोड़ा सा लेंदी है, यहां पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हो सकता है वहां पर आपको ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन से लगा हुआ टर्म मिले, ए और बी से सेपरेट हुआ मिले फंक्शन। केवल आपको ये कंडीशन लगानी है, रीजन अप्लाई करना है, और तब उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ 1/z या कोफिशिएंट ऑफ 1/z स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, इस तरीके से टर्म पूछ ले। चले आगे। नंबर 7। नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डस गिव द रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी ऑफ एनी फंक्शन fz। यानी किसी फंक्शन के एक्सपेंशन में जब हम उसे एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करने के बाद आफ्टर एक्सपेंशन fz का, आफ्टर एक्सपेंशन जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, इस रिजल्ट से मुझे रेजिड्यू एट इंफिनिटी कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है? तो उसका फॉर्मूला है रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस में, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तब हम निकाल देते हैं एक्सपेंशन के थ्रू रेजिड्यू। तो पहले ऑप्शन में 0 पे दे दिया, दूसरे ऑप्शन में -1/2 पाई फैक्टोरियल ऐसे करके दे दिया, तीसरे में है नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ fz, ऑल ऑफ द अबव। तो ए और बी तो है नहीं, केवल सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला है रेजिड्यू एट इंफिनिटी का विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के थ्रू। सेम ऐसे ही नंबर 8 में अगर आप देखें तो 8 में इंफिनिटी की जगह पॉइंट दे दिया, यानी मैं ये कहूंगा ये टॉपिक क्या है? रेजिड्यू एट पोल। तो रेजिड्यू एट पोल एक्सपेंशन के थ्रू भी तो निकलती है, तो उसका फॉर्मेशन क्या है? उसका फॉर्मेशन है रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z। यानी हम एक्सपेंड करें फंक्शन को, उसमें कोफिशिएंट ऑफ 1/z देखें, वो जो कोफिशिएंट निकल कर आएगी वो z बराबर a के लिए पोल हो जाएगी, रेजिड्यू हो जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है RES z इक्वल्स टू 0, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 1/z, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है इंफिनिटी के लिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 7 और 8 फॉर्मूले बेस्ड है। नंबर 9,
ए पॉइंट z नॉट एट विच ए फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। रेजिड्यू में तो एनालिटिक होता है फंक्शन, इंटीग्रल में एनालिटिक डेफिनेटली इंटीग्रल है, इंटीग्रल ही एनालिटिक होता है। नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं, तो बचा सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटी की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। सिंगुलरिटी की डेफिनेशन कहती है कि किसी पॉइंट z नॉट पर इफ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक और फंक्शन टू बी फंक्शन इज चेजेस टू बी एनालिटिक। ये दोनों बात कही गई है कि चेजेस टू बी एनालिटिक या नॉट एनालिटिक। तो वो जो पॉइंट है z इक्वल्स टू z नॉट, दैट पॉइंट इज नोन एज द सिंगुलैरिटी। तो नाइन्थ का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 10 पर चलते हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको। नंबर 10, इफ द प्रिंसिपल पार्ट कंटेन एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। अब यहां से समझना, प्रिंसिपल पार्ट कंटेन एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स ऑफ z माइनस ए, देन z इक्वल्स टू a इज। तो अगर आप सिंगुलैरिटी की टाइप पर जाएं तो देयर इज ए 3 टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी 3 टाइप की होती है। नंबर 1 रिमूवेबल, नंबर 2 एसेंशियल एंड नंबर 3 पोल। रिमूवेबल कहती है देयर इज नो टर्म, नो टर्म ऑफ नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए। एसेंशियल कहती है देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, और पोल कहता है देयर इज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो पहले मैंने तुम्हें 3 टाइप के बारे में बता दिया ताकि यहां से आप आगे के सवालों में भी समझ पाएं। डेफिनेशन को समझ पाते हैं तो सवाल कर लेंगे। तो अब इसने कह दिया कि किसी फंक्शन के एक्सपेंशन का प्रिंसिपल पार्ट अगर इनफाइनाइट नंबर, प्रिंसिपल पार्ट से मतलब क्या है? प्रिंसिपल पार्ट से मतलब है नेगेटिव पावर ऑफ, प्रिंसिपल पार्ट से मतलब है नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए। तो अगर z माइनस ए की नेगेटिव पावर अगर इनफाइनाइट नंबर्स में है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर में वो कैसी कहलाती है? z बराबर ए कौन सा सिंगुलरिटी हो गई? एसेंशियल। तो एसेंशियल सिंगुलरिटी इज द राइट आंसर, क्योंकि एसेंशियल सिंगुलरिटी इज अ टाइप ऑफ सिंगुलरिटी और एसेंशियल का मतलब है देयर इज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑफ z माइनस ए। ये था नंबर 10। नंबर 11, ए जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज द वैल्यू ऑफ z फॉर विच। तो जीरोज ऑफ एफ जेड, डेफिनेशन मैंने अपनी वीडियो में बताई भी है, जीरोज ऑफ एफ जेड। तो उसमें यही कहा है मैंने कि फंक्शन को अगर 0 के बराबर रख दें और z की वैल्यू जो निकल कर आए तो दैट वैल्यू यानी z नॉट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ एफ जेड। तो इसमें कहता था मैं न्यूमिनेटर को 0 रख दीजिए, न्यूमिनेटर को 0 रख दीजिए, इक्वेट टू 0 न्यूमिनेटर टर्म। तो अगर न्यूमिनेटर टर्म को 0 के बराबर आप रख देंगे तो वहां से z की जो वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन को ही तो 0 करेगी। तो इसने कहा कि ए जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड
किसी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का जो जीरो फंक्शन होता है इज ए वैल्यू ऑफ जेड, वो वैल्यू होती है जेड की जिस पर फॉर विच फंक्शन 1 हो जाए, फंक्शन 0 हो जाए, फंक्शन नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फंक्शन शुड बी 0। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12, द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू दिस हैज एट द पॉइंट z equals to 1 a pole of order 1 यानी pole of order 2, isolated essential singularity, non isolated essential singularity। तो क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर टर्म नहीं है तो पोल तो निकलेगा नहीं, तो हम ये तो नहीं बता सकते फिलहाल इसको देखकर कि ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 है या पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, हम ये तो नहीं बता सकते। लेकिन हम और क्या प्रूव कर सकते हैं सी और डी को लेकर कि ये क्या ये आइसोलेटेड एसेंशियल है या नॉन आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड क्या होती है? आइसोलेटेड दैट इज द नेचर, यानी जिसके अंदर केवल z इक्वल्स टू ए एंड z इक्वल्स टू बी, ये ही टू सिंगुलैरिटी है। तो वो सिंगुलैरिटी यानी z इक्वल्स टू ए एंड z इक्वल्स टू बी इज आइसोलेटेड। और नॉन आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया? दो से ज्यादा, यानी इनसे ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो वो नॉन आइसोलेटेड है। अबव टू सिंगुलैरिटीज, तो वो नॉन आइसोलेटेड है। तो हम ये चेक करें कि इसके अंदर कितनी सिंगुलैरिटी है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हम जो जानते हैं वो e की पावर z का फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हमारे पास है e की पावर 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी z की जगह इसको रख दो, तो ये मिला 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 के पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी इस फंक्शन का एक्सपेंशन ये है, और जब ये एक्सपेंशन है तो आप देखेंगे कि अपॉन में नेगेटिव पावर, ये मैं लिख सकता हूं मैं, नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस a कितनी है? इनफाइनाइट। तो जब ये इनफाइनाइट है तो ये क्या बन गया? एसेंशियल। तो ये तो पता लग गया कि ये एसेंशियल है सिंगुलैरिटी। अब उसका नेचर कैसा है? तो अगर मैं आइसोलेटेड जो मैंने अभी आपको समझाया, तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिव्स z इक्वल्स टू 1 1 यानी ऑर्डर 2, है ना। लेकिन क्योंकि ये इंफिनिटी टर्म में है तो ये कितनी दे रहा है? 2 ही तो देगा। तो जब ये 2 वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई। तो इस 12 का आंसर ऑप्शन सी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट नंबर 13, द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। किसी एनालिटिक फंक्शन के जो जीरोज हैं जिस पर फंक्शन 0 हो जाए, उन जीरो का लिमिटिंग पॉइंट क्या देता है? एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, पोल्स देता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देता है, या नन ऑफ दीज। तो जब कभी 0 यानी जो फंक्शन को 0 कर रहा है, तो वो फंक्शन को जो 0 कर रहा है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी दे रहा है, क्योंकि न्यूमिनेटर से वो टर्म हट रही है, डिनोमिनेटर में सिर्फ बच रही है। तो जो सिंगुलैरिटी मिलेगी वो एसेंशियल ही मिलेगी, है ना। और एसेंशियल मिलेगी, रिमूवेबल तो मिलेगी नहीं। तो एसेंशियल जब मिलेगी और वो इनफाइनाइट नंबर्स में मिलेगी तो पोल्स नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। नंबर 14, कि अगर कोई पोल्स है आपके पास एनालिटिक फंक्शन का, उसमें अगर लिमिट पॉइंट की अप्रोच डाली जाए, लिमिट पॉइंट पोल्स में लगाया जाए, तो जब पोल्स में लगाएंगे तो क्या करेगा वो? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी।
ये 14 का है। नंबर 15, द फंक्शन z माइनस 1 साइन 1 अपॉन जेड। तो पहले तो साइन z क्या होता है? साइन z होता है z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z5 बाई 5 फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन फॉर्मूला है। अब इसमें हमें तो साइन 1 अपॉन जेड निकालना है, तो वो हो गया 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल z5 एंड सो ऑन। और इसकी मल्टीप्लाई z माइनस 1 में कर दी। तो जैसे ही z माइनस 1 पे करोगे आप इसकी मल्टीप्लाई, तो z के साथ टर्म क्या मिलेंगी? 1 माइनस z के साथ 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल z4, ये टर्म मिलेंगी। और माइनस 1 के साथ करोगे तो माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल z5 एंड सो। तो ये आपको टर्म दिख रही हैं, जिस टर्म में आप ये देख रहे हैं कि z, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, z4, z5, 1 अपॉन में नेगेटिव पावर तो इन्फिनिटी मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है? यानी नेगेटिव पावर ऑफ z कितनी है? इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट है तो वो सिंगुलरिटी कैसी है? एसेंशियल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 15 का ऑप्शन नंबर सी, एन एसेंशियल सिंगुलरिटी इज द राइट आंसर। नंबर 16, नंबर 16 में आप देखें तो वहां इंटीग्रल ओवर सी जेड स्क्वायर जेड माइनस 2 की पावर n माइनस 1, ठीक, ये फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन में सर्किल जो दिया गया है वो दिया गया है मॉड z इक्वल्स टू 3 वेनिशेस। ये जीरो रिजल्ट कब देगा? वेनिशेस का मतलब है ये जीरो रिजल्ट इस सर्किल पे कब देगा? इफ द इंटीजर n इज सच दैट, n की किस वैल्यू पर ये इंटीग्रल का रिजल्ट जीरो होगा इस सर्किल के अराउंड। तो इसका मतलब कि अगर पोल हमारा जो हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाए, है ना, तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखें इसको तो z मॉड z इक्वल्स टू 3 का मतलब है 3 रेडियस पे एक सर्किल बना देना। तो अगर मेरी वैल्यू इस 3 से आगे हो जाएगी, यानी पोल्स मेरे जो निकले वो पोल्स मेरे इस तरीके से निकलें कि पोल्स की वैल्यू इससे आगे चली जाए, इसके अंदर ना आए, तो उस कंडीशन में ये वैनिश हो जाएगा, ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज n इज लेस देन -2, -2 से और छोटा। तो -2 से और छोटा कब होगा? जब n की वैल्यू -2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से होगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि -3 पर। इसका मतलब क्या है? n इज ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा तो -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और -1, 0, 1, 2, 3 सब इसके अंदर है। n इक्वल्स टू -2 पर अगर आप देखें तो -2 पर क्या है? यानी वो पॉइंट, वो भी इनसाइड द सर्किल है, या नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे कि पोल्स इस फंक्शन से पोल्स जो निकालोगे आप, तो पोल्स निकालने के लिए n नेगेटिव होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो कि जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 जब तक नहीं बनेगा तब तक आप इसमें सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको कर दूं जेड माइनस 2 की पावर -3, तो -3 का मतलब है n की वैल्यू मैंने -3 डाली, -3 -1, यानी जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 की पावर -4, है ना। ऊपर माइनस में नीचे प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया आपका अब 3 + 1 4 हो गई आपकी। तो जब 4 होगी तो वो इससे बाहर हो जाएगी, रेंज से बाहर हो जाएगी, और जब रेंज से बाहर हो जाएगी तो ये वैनिश हो जाएगा इंटीग्रल। तो
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 16 का। ठीक, तो ये आपने कुछ देखे 16 सवाल जो कि सिंगुलैरिटी, ठीक, जीरोज पोल्स उसकी लिमिटिंग, रेजिड्यू सिंगुलैरिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन, एक्सपेंशन में क्या फॉर्मूला है, रेजिड्यू में क्या फॉर्मूला है एक्सपेंशन के बेसिस पर, उस पर बेस ये पूरा मैंने वीडियो पिक किया। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसमें कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये सारा पोर्शन मैंने डिस्कस किया है स्टार्टिंग से एंड से। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई हमारे पास अगर सिंगुलैरिटी या टेलर्स थ्योरम या लॉरेंट सीरीज़ का अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो कैसे बन सकता है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी मैक्सिमम पार्ट हैं ये सब लर्न करने वाले हैं, आपको याद करने होंगे, है ना। मैंने अलग से इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा कि टेलर्स का फॉर्मूला क्या है या लॉरेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉरेंट के फॉर्मूले में an कितना होता है या bn कितना होता है, मैंने ये नहीं पूछा। क्योंकि अगर मैं किसी सवाल को डाल देता हूँ, किसी फंक्शन को एक्सपेंड आपको करना है, तो उस सवाल को डालने में एक्सपेंशन फॉर्मूला तो आपको याद है ही, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि इस टॉपिक में सवाल जो होगा वो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, तो एग्जाम में आने वाला भी वही है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल को पिक करें अपनी प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसमें जितनी डेफिनेशन और कंसेप्ट बेस्ड फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चन हैं, उनको आप याद कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बची है इसका पार्ट नंबर 4 जो कि रेजिड्यू पर बेस्ड है, यानी रेजिड्यू और कोची रेजिड्यू थ्योरम इस पर बेस्ड है, और उसी के साथ फिर हमारा मॉड्यूल 5 एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम रेजिड्यू और कोची रेजिड्यू थ्योरम के साथ। थैंक यू।